अपने मन में एक लक्ष्य लिए, मंजिल अपनी प्रत्यक्ष लिए, हम तोड़ रहे हैं जंजीरें, हम तोड़ रहे हैं जंजीरें, हम बदल रहे हैं तस्वीरें, हम तोड़ रहे हैं जंजीरें, हम बदल रहे हैं तस्वीरें। ये नवयुग है, ये नवयुग है, ये नव भारत है, ये नवयुग है, ये नव भारत है। खुद लिखेंगे, खुद लिखेंगे अपनी तकदीर, हम बदल रहे हैं तस्वीर, खुद लिखेंगे अपनी तकदीर। ये नवयुग है, नव भारत है। हम निकल पड़े हैं प्रण करके, अपना तन मन अर्पण करके, अपना तन मन अर्पण करके। जीत है, जीत है, जीत है, एक सूर्य उगाना है, जीत है, एक सूर्य उगाना है, अंबर से ऊंचा जाना है, अंबर से ऊंचा जाना है। एक भारत नया बनाना है, एक भारत नया बनाना है। अंबर से ऊंचा जाना है, नया भारत बनाना है। लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री मोदी ने जितनी बार भाषण दिए, कमोबेश लाल किले की दीवारों में एहसास हर बार नए भारत का ही भरा गया। कल सुबह जब देश आजादी के जश्न में सराबोर होगा, तो प्रधानमंत्री मोदी 8वीं बार लाल किले पर तिरंगा झंडा फहराएंगे और तब 125 करोड़ हिंदुस्तानियों की निगाहें इस बात पर रहेंगी कि प्रधानमंत्री इस बार क्या कुछ बोलेंगे। लेकिन वक्त के तकाजे और तराजू पर आज ये तौलना भी जरूरी हो जाता है कि आखिर पिछले 7 सालों में प्रधानमंत्री मोदी ने लाल किले से क्या कहा और उस कहे से क्या कुछ बदल गया। तो शुरुआत वहीं से करनी होगी जहां से ये कहानी शुरू। 68वां स्वतंत्रता दिवस, 2014 का साल और गरीब मां का लाल। गरीब परिवार का एक बालक आज लाल किले की प्राचीर से भारत के तिरंगे झंडे पर उसके सामने सर झुकाने के लिए उसने सौभाग्य प्राप्त किया। आजाद हिंदुस्तान के इतिहास की राजनीतिक तस्वीर और ताबीर दोनों पूरी तरह बदल चुकी थी। पिछले 30 सालों में पहली बार पूर्ण बहुमत लिए पूरी ताकत के साथ कोई प्रधानमंत्री लाल किले की प्राचीर पर खड़ा और हाथ बड़े ही शान से तिरंगे झंडे की तरफ बढ़ा था। राष्ट्रीय सलाम, सलाम। और जब प्रधानमंत्री मोदी ने पहला भाषण दिया तो यही कहा, हम देश के लिए काम आए, देश को आगे बढ़ाने का संकल्प लेकर चलेंगे। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं भाइयों बहनों, मैं मेरे सरकार के साथियों को भी कहता हूं, अगर आप 12 घंटे काम करोगे तो मैं 13 घंटे करूंगा, अगर आप 14 घंटे काम करोगे तो मैं 15 घंटे करूंगा। क्यों? क्योंकि मैं प्रधानमंत्री नहीं, प्रधान सेवक के रूप में आपके बीच आया। प्रधानमंत्री नहीं, प्रधान सेवक, ये वो बात थी जो हर आम हिंदुस्तानी के दिल में घर कर गई, क्योंकि पहली बार किसी प्रधानमंत्री ने खुद को कुछ यूं सेवक के तौर देश को समर्पित कर दिया था। भाषण की शुरुआत में ही खुद को प्रधान सेवक बताया। प्यारे देशवासियों को भारत के प्रधान सेवक की अनेक अनेक शुभकामनाएं। नहीं बनाया है। और भाषण का अंत भी प्रधान सेवक के तौर पर ही किया, मगर पूरे 1 घंटे के भाषण के बीच बहुत कुछ ऐसा कहा जो देश में नई उमंग, नई ऊर्जा का संचार करने वाला था। उम्मीदों की लहरों पर सवार एक सरकार बनी थी और उस सरकार के मुखिया के नाते पहले संबोधन में प्रधानमंत्री मोदी आजादी की शुभकामनाएं देते सुनाई दिए और सबसे पहले बड़ी ही कृतज्ञता के साथ देश के उन तमाम प्रधानमंत्रियों को याद किया जिन्होंने तिनका तिनका जोड़कर भारतवर्ष की बुनियाद गढ़ी। भाइयों बहनों, आजादी के बाद देश आज जहां पहुंचा है उसमें इस देश के सभी प्रधानमंत्रियों का योगदान है।
इस देश की सभी सरकारों का योगदान है, इस देश के सभी राज्यों की सरकारों का भी योगदान है। मैं वर्तमान भारत की उस ऊंचाई पर ले जाने का प्रयास करने वाले सभी पूर्व सरकारों को, सभी पूर्व प्रधानमंत्रियों को, उनके सभी कामों को जिसके कारण राष्ट्र का गौरव बढ़ा है, उन सब के प्रति इस पल आदर का भाव व्यक्त करना चाहता हूं। मैं आभार की अभिव्यक्ति करना चाहता हूं। और ये बात कहकर प्रधानमंत्री ने साफ कर दिया था कि अपने पराये के भेद से परे वो अब तक की सभी सरकारों का सम्मान करते हैं और उस सरकार का भी पूरा सम्मान है जिसे हराकर वो सत्ता में आए। सम्मान के बाद अब बारी आम जनमानस के बीच उस भाव को जगाने की थी जो सालों से दबी हुई थी। आज वैश्विक स्पर्धा में कोटि कोटि भारतीयों के सपनों को साकार करना होगा, तो ये होती है चलती है से देश नहीं चल सकता। जन सामान्य की आशा आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए शासन व्यवस्था नाम का जो पुर्जा है, जो मशीन है, उसको और धारदार बनाना है, और तेज बनाना है, और गतिशील बनाना है। व्यवस्थाओं को बदल देने का विश्वास और जनभागीदारी का प्रस्ताव, दोनों के मिलाप से लाल किले की दीवारें 2014 में देश में बदलाव की बुनियाद को महसूस करने लगी थी और अब कुछ ऐसी योजनाओं का ऐलान होने को था जो देश में विकास के तार को सीधे उस अंतिम आदमी से जोड़ने वाली थी जो सालों से सुविधाओं के अभाव में खुद को वंचित मान चुका था। भाइयों बहनों, इस आजादी के पर्व पर मैं एक योजना को बहुत तेज आगे बढ़ाने का संकल्प करने के लिए आपके पास आया। एक प्रधानमंत्री जन धन योजना। इस प्रधानमंत्री जन धन योजना के माध्यम से हम देश के गरीब से गरीब लोगों को बैंक अकाउंट की सुविधा से जोड़ना चाहते हैं। ये एक बड़ी योजना है। इसमें आपको राशन की चाहे बात हो या आपको और सब्सिडीज जो सरकार देती है उनकी बात हो, सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स का जो पैसा है वो सीधे लोगों तक पहुंचता है। और एक तरह से देखा जाए तो जिन गरीबों ने कभी बैंक नहीं देखा था, जनधन योजना ने उन गरीबों तक बैंक और बैंक तक गरीब को पहुंचा दिया। जनधन योजना के तहत 42 करोड़ 89 लाख लोगों के खाते खोले गए। जनधन योजना के तहत खोले गए खातों में आज 1,43,834 करोड़ रुपए जमा है। यानी जिन गरीबों के लिए बैंक दूर की कौड़ी थे, आज उन्हीं बैंकों को गरीबों के जमा किए पैसे चला रहे हैं। और वाकई इतना बड़ा बदलाव था जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती थी। और उसी लाल किले की प्राचीर से एक ऐसी कल्पना ने भी जन्म लिया जिसने हिंदुस्तान की जागती आंखों को स्वच्छ भारत का भी सपना दे दिया। महिलाओं को खुले में शौच से मुक्ति दिलाने का प्रण भी ले लिया। भाइयों बहनों, आपको लगता होगा क्या लाल किले से सफाई की बात करना, लाल किले से टॉयलेट की बात बताना, ये कैसा प्रधानमंत्री है? भाइयों बहनों, मैं नहीं जानता हूं मेरी कैसी आलोचना होगी, इसे कैसे लिया जाए, लेकिन मैं मन से मानता हूं। मैं गरीब परिवार से आया, मैंने गरीबी देखी, और गरीब को इज्जत मिले इसकी शुरुआत यहीं से होती है। और इसलिए स्वच्छ भारत का एक अभियान इसी 2 अक्टूबर से मुझे आरंभ करना है और 4 साल के भीतर भीतर हम इस काम को आगे बढ़ाना चाहते हैं। ये बात सही है कि स्वच्छ भारत मिशन के तहत करोड़ों शौचालय देश में बने हैं, लेकिन इसमें काम करने की बहुत ज़्यादा अभी भी मुझे लगता है कि गुंजाइश है। एक बात ये भी समझने की है कि यहाँ इसकी स्वच्छता के लिए पानी बहुत ज़रूरी है, और पानी भारत में करीब 50% लोग हैं जिनको पानी नहीं मिलता है। ग्रामीण इलाकों की बात करें तो 82% ग्रामीण घर हैं जहाँ पर पाइप्ड पानी नहीं मिलता है। तो ये सारी चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, मिली हुई हैं, और ये जब सब एक साथ दिखाई देंगी तभी इसमें प्रगति दिखाई देगी। इसमें काम होना भी बाकी। एक तरफ देश के गांव-गांव में शौचालय बनने लगे तो उसके साथ इस सोच का भी संचार हुआ कि जहां तहां कूड़ा नहीं फेंकना। खुद प्रधानमंत्री मोदी ने झाड़ू लगाकर मुहिम की शुरुआत की
शौचालय के लिए फावड़ा चला, संदेश भी दिया, अब इज्जत घर हर घर में होगा। नतीजा ये कि आज देश के कुल 711 जिले खुले में शौच से मुक्त हो चुके हैं। पिछले 7 सालों में देश भर के 10 करोड़ 71 लाख शौचालयों का निर्माण हो चुका है। तो पहला साल कुछ इस तरह से प्रधानमंत्री मोदी ने पूरी तरह से गरीबों को समर्पित कर दिया। जनधन योजना, स्वच्छ भारत की आकांक्षाओं को परवान दिया। इस देश की आंखों को मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया का ख्वाब दिखाया और सरकार की गाड़ी चल निकली। पहला साल व्यवस्थाओं को समझने और सुधारने में लगा और दूसरे साल यानी 2015 में देश में बदला हुआ मानसिक माहौल भी नजर आने लगा। और फिर एक साल के कार्यकाल का हिसाब इसी लाल किले की प्राचीर से दिया गया। आज मैं हिसाब देना चाहता हूं। मैं देशवासियों को विश्वास दिलाना चाहता हूं। मैं 125 करोड़ देशवासियों की टीम इंडिया को कहना चाहता हूं कि ये देश भ्रष्टाचार से मुक्त हो सकता है। पूरे आत्मविश्वास के साथ पोडियम पर हाथ पीटकर भ्रष्टाचार को लेकर जो प्रधानमंत्री ने 2015 में कहा वो आज तक बरकरार है। भ्रष्टाचार का एक भी दाग सरकार के ऊपर लग नहीं पाया तो लोगों को भी लगा कि वाकई बदलाव तो हो रहा है। बदलते हुए माहौल ने उन सभी अंधकारों को मिटाना शुरू कर दिया था जो अब तक रोशनी के अभाव में जड़ता की तरह गड़े थे। 125 करोड़ देशवासियों की टीम इंडिया का संकल्प है इन 18,500 गांवों में 1000 दिन के अंदर बिजली का खंभा, बिजली का तार और बिजली पहुंचे, ये काम पूरा करके दिया जाए। मोदी सरकार ने गांव में जो बिजली पहुंचाने का काम किया है वो बड़े पैमाने पर किया, एक मिशन मोड की तरह काम किया। पीयूष गोयल और आर.के. सिंह जो मंत्री रहे उन्होंने एक अच्छा काम करके दिखाया। अब ये है कि आपकी इलेक्ट्रिसिटी की लाइन गांव तक पहुंच गई है, मीटर पहुंच गए हैं। अब वहां बिजली पहुंची है या नहीं पहुंची है ये बात एक दूसरी है, ये बात समझने वाली है। और सिर्फ ऐलान करके भूला नहीं गया। 1000 दिनों में वाकई उन सभी 18,000 गाँव को रोशन कर दिया गया जो रहते तो आजाद भारत में थे लेकिन अंधकार की गुलामी से घिरे हुए थे। गांव के जज्बात को लाल किले की प्राचीर से उकेरा गया तो सेना के जवानों के मन की बात को भी तिरंगे को साक्षी मानकर देश के सामने रख दिया गया और वो फैसला भी ले लिया गया जो 69 सालों से अटका हुआ था। मैं आज मेरे सेना के सभी जवानों को विश्वास फिर से एक बार दे रहा हूं और ये बात एक व्यक्ति नहीं बोल रहा, 125 करोड़ टीम इंडिया की तरफ से मैं कह रहा हूं। तिरंगे की छत्र छाया में कह रहा हूं, लाल किले की प्राची से कह रहा हूं। मेरे सेना के जवानों, सिद्धांततः 1 रैंक 1 पेंशन हमने स्वीकार किया हुआ है। उसकी नीति गीटी को देख करके लागू कैसे किया जाए उसके लिए संबंधित लोगों से बातचीत करते हुए हमारी बात को आगे हम बढ़ा रहे हैं। 2015 में हुए OROP यानी 1 रैंक 1 पेंशन के वादे को 2016 में पूरा कर दिया गया। OROP का लाभ एक साथ देश के 20 लाख जवानों को मिला। OROP से पहले साल 2000 से पहले रिटायर हुए सैनिकों को कम पेंशन मिलती थी लेकिन OROP लागू होने के बाद सभी को एक समान पेंशन मिलने लगी। सैनिकों का मान बढ़ाया, गरीबों को बैंक तक पहुंचाया, गांव में बिजली पहुंची, सड़कें दोगुनी तेजी से बनने लगी, घर घर शौचालय का सपना साकार हुआ और ये वो छोटे छोटे बदलाव थे जिसने देश को नई दिशा में ले जाना शुरू किया। और साल 2016 आते आते अब बारी महिलाओं को धुएं से मुक्त कराने। 7 सप्ताह में 4 करोड़ नए लोगों को रसोई गैस के कनेक्शन दिए। भाइयों बहनों, मुझे बड़ा संतोष है कि एक तरफ 60 साल में 14 करोड़ रसोई गैस के कनेक्शन और हमने 60 सप्ताह में 4 करोड़ नए लोगों को रसोई गैस के कनेक्शन दिए।
कहां 60 साल के 14 करोड़ और कहां 60 सप्ताह के 4 करोड़। उज्ज्वला योजना ने गांव की महिलाओं की जिंदगी बदल कर रख दी। धुएं का गुबार आंखों से छट गया। लाल किले पर 2014 से 16 तक दिए गए 3 भाषणों में अब प्रधानमंत्री मोदी ने देश के हर रंग को उभारा, हर धड़कन को धड़कने की जगह दी। लेकिन 2016 के भाषण के अंत में कुछ ऐसा कहा कि बात सीधे पाकिस्तान के सीने पर लग गई। मैं आज लाल किले की प्राचीर से कुछ लोगों का विशेष अभिनंदन और आभार व्यक्त करना चाहता हूं। पिछले कुछ दिनों से बलूचिस्तान के लोगों ने, गिलगिट के लोगों ने, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के लोगों ने, वहां के नागरिकों ने जिस प्रकार से मुझे बहुत बहुत धन्यवाद दिया है, जिस प्रकार से मेरा आभार व्यक्त किया है, मेरे प्रति उन्होंने जो सद्भावना जताई है, दूर दूर बैठे हुए लोग, जिस धरती को मैंने देखा नहीं है, जिन लोगों को विषय में मेरी कभी मुलाकात नहीं हुई है, लेकिन ऐसे दूर सुदूर बैठे हुए लोग हिंदुस्तान के एक प्रधानमंत्री को अभिनंदन करते हैं, उसका आदर करते हैं, तो मेरे 125 करोड़ देशवासियों का आनंद है, वो मेरे 125 करोड़ देशवासियों का सम्मान है। और इसलिए ये सम्मान का भाव, धन्यवाद का भाव करने वाले बलूचिस्तान के लोगों का, गिलगिट के लोगों का, पाक के कब्जे वाले कश्मीर के लोगों का मैं आज तहे दिल से आभार व्यक्त करना चाहता हूं। बलूचिस्तान, गिलगित बाल्टिस्तान और पीओके की बात कर अब प्रधानमंत्री मोदी ने अपने तेवर तल्ख कर लिए थे। इशारा दे दिया था कि अगर कश्मीर में पाकिस्तान ने दखल देने की कोशिश की तो उसकी भी दुखती रग को दबाना हिंदुस्तान को बखूबी आता है। और इन्हीं 3 सालों में कई सुधारों की नींव भी रखी गई, कई योजनाओं को जुबान दी गई। लेकिन आने वाले साल सुरक्षा के लिहाज से भी काफी महत्वपूर्ण होने वाले थे। चलता है ये तो ठीक है, अरे चलने दो। मैं समझता हूं चलता है का जमाना चला गया, अब तो आवाज यही उठे कि बदला है, बदल रहा है, बदल सकता है। चलता है का जमाना गया, बदलता है का जमाना आया। 3 सालों के कार्यकाल के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने साल 2017 में इसी बात से अपनी बात को आगे बढ़ाया। 2014 से 16 के बीच भारत की सोच में अब बदलाव आ चुका था। अब भारत वो भारत बन चुका था जो घर में घुसता भी है और घुसकर मारता भी है। क्योंकि 2016 में हुए उरी आतंकी हमले के बाद हुई सर्जिकल स्ट्राइक ने इस बात पर मोहर लगा दी थी। और प्रधानमंत्री मोदी भी 2017 में लाल किले की प्राचीर पर इस बात को जुबान दे गए। चाहे लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म हो, चाहे आतंकवाद हो, चाहे इन्फिल्ट्रेटर्स हो, चाहे हमारे भीतर कठिनाइयां पैदा करने वाले तत्व हो, हमारे देश के इन यूनिफॉर्म में रहने वाले लोगों ने बलिदान की पराकाष्ठा की। और जब सर्जिकल स्ट्राइक हुई, दुनिया को हमारा लोहा मानना पड़ा, हमारे लोगों की ताकत को मानना पड़ा। हमने दुश्मन को मारा और उसके घर में घुसकर मारा। ये एक बहुत महत्वपूर्ण बदलाव था। देश भर में इसका स्वागत हुआ, आम लोगों में इसका स्वागत हुआ और भारत ने एक तरीके से अपनी छवि बदली। और यही चीज विदेश में भी दिखाई दी कि भारत अब वो क्षमता रखता है कि वो दुश्मन के घर में जाकर उसको मार सकता है। अब तक पाकिस्तान को भी समझ आ चुका था, अब भारत पीछे हटने वालों में से नहीं है। अगर आतंकी हमला होगा तो उसका जवाब भी माकूल तरीके से दिया जाएगा। इस दौरान मोदी सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि ये रही कि देश के शहरों में पहले की तरह एक भी आतंकी हमला नहीं हो पाया। आतंकियों को सीमा के आसपास तक सीमित कर दिया गया। एक तरफ आतंक पर नकेल कसी जाने लगी तो दूसरी तरफ कश्मीर को कश्मीरियत के रास्ते गले लगाने की कोशिशें भी परवान चढ़ने लगी। और प्रधानमंत्री ने भी साफ कर दिया। मेरे दिमाग में विषय साफ है, न गाली से समस्या सुलझने वाली है,
न गोली से समस्या सुलझने वाली है, समस्या सुलझेगी हर कश्मीरी को गले लगा करके सुलझने वाली है। और गले लगाने की कोशिश में पहला काम जम्मू कश्मीर को विकास के रास्ते पर लाने का था। नई नई योजनाओं के जरिए कश्मीर का कायाकल्प करने का काम हुआ। तमाम सुरंगों और सड़कों के निर्माण पर जोर दिया गया। 2016 के साल में ही नोटबंदी और जीएसटी जैसे फैसले भी हुए, जिसने बदलाव की एक नई इबारत गढ़ दी। जीएसटी ने देश को एक टैक्स सिस्टम की कालीन पर चलना सिखाया, तो नोटबंदी ने छिपा हुआ धन बैंकिंग सिस्टम में लाया, जिसका जिक्र भी 2017 में लाल किले की प्राचीर से हुआ। नोटबंदी के द्वारा हमने अनेक महत्वपूर्ण सफलताएं प्राप्त की हैं। जो काला धन छिपा हुआ था, उसको मुख्य धारा में आना पड़ा। हर साल फैसलों की वक्त के साथ विवेचना हो सकती है, लेकिन इस दौरान प्रधानमंत्री के कदम फैसले लेने से रुके नहीं। 2018 के साल जब भगवा साफा में प्रधानमंत्री मोदी लाल किले की प्राचीर पर पहुंचे, तो इस बार धरती की बातों से परे अंतरिक्ष में नए ख्वाब को बुन दिया। 2022 जब आजादी के 75 साल होंगे, तब या हो सके तो उससे पहले आजादी का 75 साल मनाएंगे। तब मां भारत का कोई संतान, चाहे बेटा हो या बेटी, कोई भी हो सकता है, वे अंतरिक्ष में जाएंगे। 2022 मानव सहित गगनयान अंतरिक्ष में पहुंचाने के लिए तेजी से काम चल रहा है। इसरो ने भी गगनयान के विकास इंजन का सफल परीक्षण भी इसी साल कर लिया है। गगनयान के लिए सरकार 10,000 करोड़ रुपए खर्च कर रही है। अपने पहले कार्यकाल में मोदी ने कई बड़े फैसले लिए। किसी ने उसे सराहा तो किसी ने आलोचना की, लेकिन उन सभी फैसलों को लेकर मोदी की राय का गवाह रहा लाल किला। लेकिन 2019 में तो सरकार दोबारा और दुगनी ताकत के साथ बन गई थी, तो फिर काम भी दुगनी ताकत से ही शुरू हुए। शुरुआती 70 दिनों में ही प्रधानमंत्री मोदी की सरकार ने बता दिया था कि इस बार धार भी दूसरी है, यलगार भी दूसरी है। तो फिर जब 2019 में 15 अगस्त की जश्न आजादी के लिए लाल किला सजा, तो प्रधानमंत्री मोदी का तेवर भी दूसरा था। बसंती चोले में रंगी आजादी के जश्न का ये 73वां साल था। तिरंगे की शान में, तिरंगे के मान में जवानों की कदम ताल पर उंगलियां थिरकने लगी थी और तिरंगा फिर पूरे हिंदुस्तान के अरमान के साथ लहराने लगा था। लहराते तिरंगे के साथ ये साल जज्बातों के ज्वार का था, उम्मीदों के संसार का था। यूं तो लाल किले का ये लाहौरी दरवाजा हर साल हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री का इस्तकबाल करता है। यूं तो लाल किले की शिलाएं जश्न आजादी की गवाह बनती रही हैं। लेकिन 2019 का जश्न कुछ खास, क्योंकि इस बार यहाँ कश्मीर की माटी का एहसास था और प्रधानमंत्री ने भी उसे जुबान दी थी। आर्टिकल 370 के कारण, 35A के कारण कुछ रुकावटें भी आई। आज लाल किले से जब मैं देश को संबोधित कर रहा हूं, तब मैं ये गर्व के साथ कहता हूं कि आज हर हिंदुस्तानी कह सकता है, वन नेशन वन कॉन्स्टिट्यूशन। नई सरकार बनने के बाद लाल किले से कही बातों ने डल झील के शिकारे को सलाम भेजा था, हिमालय की ऊंची चोटियों को प्रणाम भेजा था, सलाम भेजा झेलम की कलकल को, चिनार के पलपल को। ए जन्नत तुम आजाद थी, आजाद हो, आजाद रहोगी, तुम्हारे प्रधानमंत्री ने तुम्हें पैगाम भेजा है। हम समस्याओं को टालते भी नहीं हैं और न ही हम समस्याओं को पालते हैं। अब समस्याओं को टालने का भी वक्त नहीं है, अब समस्याओं को पालने का भी वक्त नहीं है। जो काम पिछले 70 साल में नहीं हुआ, नई सरकार बनने के बाद 70 दिन के भीतर भीतर आर्टिकल 370 और 35A को हटाने का काम
भारत की दोनों सदनों ने, राज्यसभा और लोकसभा ने 2/3 बहुमत से पारित कर दिया और देशवासियों ने मुझे ये काम दिया और मैं आपने जो काम दिया है उसी को करने के लिए आया। मेरा अपना कुछ नहीं। अपना कुछ नहीं, देश की सब कुछ, और शायद यही वो भावना है जो हिंदुस्तान के कोने कोने में केसरिया रंग ध्वजावाहक है। यही वो भावना है जो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक सफेद शांति को पहुंचाती है। यही वो भावना है जो हरे रंग की संपन्नता को सर्वजन तक पहुंचाती है और जो 370 की दीवार उस संपन्नता को पहुंचने से रोक रही थी, अब उसे राजनीतिक इच्छा शक्ति से ढहा दिया गया। जम्मू कश्मीर और लद्दाख के नागरिकों की आशा आकांक्षा पूरी हो, ये हम सबका दायित्व है। उनके सपनों को नए पंख मिले, ये हम सबकी जिम्मेवारी है। और उसके लिए 130 करोड़ देशवासियों ने इस जिम्मेवारी को उठाना है और इस जिम्मेवारी को पूरा करने के लिए जो भी रुकावटें सामने आई हैं, उनको दूर करने का हमने प्रयास किया है। कश्मीर अगर कोई गीत होता तो यकीनन हिंदुस्तान उसका साज होता, क्योंकि हर हिंदुस्तानी को कश्मीर पर नाज है। और लाल किले की प्राचीर से 2019 के उद्बोधन में प्रधानमंत्री मोदी ने ये भरोसा भी दिला दिया कि जख्म भर जाएंगे, दिन संवर जाएंगे, सब्र की सड़क से वो सुबह भी आएगी, बस यकीन बनाए रखो। क्या जो सरकार चाहती थी वो वहां दिखाई देता है? क्या लोग इस बारे में क्या कहते हैं, इसके बारे में अभी फैसला आना बाकी है। लेकिन ये बात साफ अभी कही जा सकती है कि जम्मू कश्मीर पर मोदी सरकार की नीति बाकी सभी सरकारों से बिल्कुल अलग रही। और इसमें कोई संदेह नहीं है कि 370 हटने से कश्मीर में पहले की तुलना में बहुत शांति आई। 2017 से 2019 के बीच 1394 आतंकी घटनाएं हुई, लेकिन 370 हटने के बाद अगस्त 2019 से जुलाई 2021 के बीच सिर्फ 382 आतंकी घटनाएं घटी। यानी 370 हटने के बाद आतंकी घटनाओं में 73% की कमी आई। घाटी में न सिर्फ शांति की कोपलों ने जन्म लिया है, बल्कि विकास की इबारत को भी नए सिरे से रचा गया है। पंचायत चुनाव कराकर, विधानसभा चुनावों पर चर्चा कर कश्मीरियत, जमहूरियत और इंसानियत की बात और मजबूत की गई है। और 2019 में ही लाल किले के मंच से उस मंशा को भी कटघरे में खड़ा कर दिया गया जिसने 370 की कच्ची दीवार को अपनी सियासी सीढ़ियों के आसरे सालों से टिका रखा था। ये आर्टिकल 370, ये 35A इतना महत्वपूर्ण था, इतना अनिवार्य था, उसी से भाग्य बदलने वाला था। तो 70 साल तक इतना भारी बहुमत होने के बाद भी आप लोगों ने उसको परमानेंट क्यों नहीं किया? टेम्पररी क्यों बनाए रखा? अगर इतना कन्विक्शन था तो आगे आते, परमानेंट कर देते। और उस साल किले से लेकर लाल चौक तक हर कोई जश्न आजादी का गवाह बना। आतंकवादियों को भी जवाब इसी लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री मोदी ने दिया। भारत आतंक फैलाने वालों के खिलाफ मजबूती के साथ लड़ रहा है। विश्व के किसी भी कोने में आतंक की घटना ये मानवतावाद के खिलाफ छेड़ा हुआ युद्ध है। और इसलिए मानवतावादी शक्तियां विश्व भर की एक हो, आतंकवाद को पनाह देने वाले, आतंकवाद को प्रोत्साहन देने वाले, आतंकवाद को एक्सपोर्ट करने वाले, ऐसी सारी ताकतों को दुनिया के सामने उनके सही स्वरूप में प्रस्तुत करना,
दुनिया की ताकत को जोड़ करके आतंकवाद को नष्ट करने की प्रयासों में भारत अपनी भूमिका अदा करे, उसके लिए हम चाहते हैं। बिना नाम लिए पाकिस्तान पर चोट कर दी थी और पाकिस्तान की आतंकी हरकतों को कायदे में रखने के लिए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी सीडीएस के पद का ऐलान भी 2019 में ही किया। 2019 तक दुनिया में सब कुछ ठीक था, मगर 2020 में आए कोरोना ने इस कायनात को ही बदल कर रख दिया। और जब दुनिया अपने ही खांचे में सीमित होने लगी तो फिर प्रधानमंत्री मोदी ने लाल किले की प्राचीर से ही आत्मनिर्भर भारत के नारे को बुलंद कर दिया। कोट कम करना इतना ही हमारी सोच नहीं है। जब आत्मनिर्भर की बात करते हैं तब हमारी ये जो कौशल्य है, हमारा जो ह्यूमन रिसोर्स का सामर्थ्य है, जब चीजें बाहर से आने लगती हैं तो उसका वो सामर्थ्य खत्म होता चला जाता है, पीढ़ी दर पीढ़ी वो नष्ट हो जाता है। हमें हमारे उस सामर्थ्य को बचाना भी है, बढ़ाना भी है, कौशल्य को बढ़ाना है, क्रिएटिविटी को बढ़ाना है। और आत्मनिर्भरता वैसे भी एक आत्मशक्ति है किसी भी राष्ट्र और किसी भी समाज की, लेकिन कोरोना काल में इसने बहुत मदद की है। अब जरूरी है कि ये भाव लगातार जगे रहे, यानी इस भाव को हमें जगाते रहना होगा और जगाए रखना होगा, तभी हम इकोनॉमी में आगे जो विकास है वो कर पाएंगे। इस भाव को जीवित रहना होगा, आत्मनिर्भरता के भाव को। तो नए इनोवेशन भी होंगे, नए इन्वेंशन भी होंगे और नए काम भी होंगे। और ये एक तरह की आत्मनिर्भरता ही है। जब कोरोना आया तो देश में N95 मास्क तक नहीं बनते थे, आज बन रहे हैं। पीपीई किट हम जानते भी नहीं थे, आज दुनिया के दूसरे देशों को भी एक्सपोर्ट कर रहे हैं। कोरोना की टेस्टिंग लैब नहीं हुआ करती थी, आज हजारों लैब में एक ही दिन में टेस्टिंग हो जाया करती है। वैक्सीनेशन की रफ्तार भी अब धीरे धीरे बढ़ने लगी है। आत्मनिर्भरता का मंत्र काम करने लगा है। हिंदुस्तान की आन का प्रतीक लाल किला, हिंदुस्तान की शान का प्रतीक लाल किला, हिंदुस्तान की आजादी का प्रतीक लाल किला। और लाल किले के ललाट पर जब तिरंगा फहराता है तो हर हिंदुस्तानी का मस्तक गर्व से हिमालय हो जाता है। अब उसी लाल किले से प्रधानमंत्री मोदी का भी अनोखा रिश्ता जुड़ चुका है। बिना बुलेट प्रूफ के दमदारी से भाषण देना हो या कोरोना काल से पहले बच्चों के बीच चले जाना हो, एक प्रधानमंत्री के तौर पर उनके काम और ऐलान के लिए तो उन्हें याद किया ही जाएगा, लेकिन लाल किला भी उन्हें शायद इस बात के लिए याद रखेगा कि वो आजाद भारत में पैदा होने वाले पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने उसके प्राचीर से तिरंगा फहराया था। जय हिंद। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।